सेठ धर्मचंद एक व्यापारी थे। गांव में वो अपनी पत्नी और इकलौती बेटी के साथ रहते थे। सेठ धर्मचंद का व्यापार अच्छा चल रहा था। उन्हें बस एक ही बात की चिंता थी और वो थी बेटी के ब्याह की। शादी ब्याह के मामले में खर्चा भी बहुत होगा, इसलिए धर्मचंद खूब मेहनत करते थे। वो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे नगरों में जाया करते थे। एक दिन सेठ धर्मचंद को कुछ सामान खरीदने के लिए दूसरे नगर जाना था। सफ़र पर निकलने से पहले सेठ जी ने अपनी बेटी से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आऊं? बेटी ने कहा, आप मेरे लिए खूब सारे फल लेकर आना। और व्यापारी धर्मचंद दूसरे नगर के लिए चल पड़े। दिन भर में सारा काम करके जब वो रात को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। रात बहुत हो चुकी थी और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से सेठ जी बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। तभी उनकी नज़र दूर जलती हुई एक लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने देखा कि वो रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। एक बार तो सेठ जी उस टूटी फूटी झोपड़ी में जाने से हिचकिचाने लगे, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से वो अपनी हैसियत भूलकर उस झोपड़ी में प्रवेश कर गए। अंदर एक बांस पर लालटेन लटकी थी और उसकी धीमी रोशनी में मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। वो नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और सेठ जी को खटिया पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने उसे बताया कि वो कौन है और किस तरह से इस तूफान में फंस गए। उन्होंने उस नौजवान से रात झोपड़ी में रुकने की अनुमति मांगी तो वो तुरंत तैयार हो गया। उस युवक ने अपना नाम जीतू बताया। जीतू ने चूल्हे पर चढ़ी हुई हांडी में से दाल और चावल निकालकर सेठ जी को परोस दिए तो सेठ धर्मचंद बोले, अरे नहीं बेटा, ये तुम खा लो। लेकिन जीतू ने उनकी एक ना सुनी और सेठ जी को खाना ही पड़ा। भूख इतने जोरों से लगी थी कि वो साधारण सा भोजन भी उन्हें 56 भोग जैसा लगने लगा। खाना खाकर और हाथ मुंह धोकर जब वो खटिया पर बैठे तो सेठ जी की नज़र वहाँ पर रखी हांडी पर पड़ी जो खाली हो चुकी थी। उन्होंने युवक जीतू से कहा, तुमने सारा भोजन तो मुझे ही खिला दिया, अब तुम क्या खाओगे? ये सुनते ही जीतू मुस्कुराया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में वो अंदर आया तो उसके हाथों में कुछ फल थे, जैसे कुछ अमरूद और पपीता। फल देखते ही सेठ जी को अपनी बेटी के लिए उपहार की याद आ गई। जीतू ने फलों को धोया, काटा और फिर सेठ जी के साथ मिलकर खाने लगा। फलों का स्वाद तो मानो शहद से भी ज़्यादा मीठा था। सेठ जी हैरान थे कि इतनी रात को ये युवक ये फल कहाँ से लेकर आया है। खैर, रात बहुत हो चुकी थी। सेठ जी खटिया पर सो गए और जीतू जमीन पर ही लेट गया। सुबह तक तूफान थम चुका था और सूर्यदेव अपना प्रकाश चारों तरफ फैला चुके थे। अंगड़ाई लेते हुए सेठ धर्मचंद जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने जीवन में उन्होंने इतना सुंदर बागीचा कभी भी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरी क्यारियां और उनके बीच में तरह तरह के फलों से लदे हुए पेड़, जमीन पर हरी हरी घास लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। तभी उन्हें सामने से आता हुआ जीतू दिखाई दिया। सेठ जी ने बगीचे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बागीचा किसका है? जीतू ने मुस्कुराते हुए बताया, ये बागीचा उसी का है
इतने सुंदर बागीचे का मालिक एक टूटी फूटी झोंपड़ी में। ये बात सेठ धर्मचंद की समझ में नहीं आ रही थी। सेठ जी के पूछने पर जीतू ने बताया कि कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बस एक यही जमीन का टुकड़ा उसके पास था और जीतू ने ही इसे अकेले सींच कर फल फूल लगाए हैं। उसने आगे बताया कि फल फूल बेचकर थोड़ा पैसा मिल जाता है और कभी कभी तो लोग मुफ्त में ही ले जाते हैं। जीतू की ये कहानी सुनकर सेठ धर्मचंद को बहुत ही दुख हुआ कि इतना मेहनती लड़का और इतनी गरीबी में रह रहा है, और गरीब होते हुए भी उसने मुझे रुकने के लिए आसरा दिया और खाना भी खिलाया। उसके संस्कार देखकर धर्मचंद को वो मन भा गया। जीतू से विदा लेकर सेठ जी अपने घर पहुँचे। जैसे ही बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वो बोल उठी, मेरे फल कहाँ हैं? बेटी को देखते ही सेठ जी की सारी थकान उतर गई। सेठ जी ने कहा, अरे बैठने तो दे, फिर देता हूँ तेरे फल। सेठ जी ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास बिठाया और रात की सारी बात बताई। जीतू और उसके बागीचे के बारे में भी सब बताया। वो दोनों भी सुनकर बहुत हैरान थी। अगले दिन सेठ जी वापस जीतू से मिलने गए। दोनों बैठकर बातें करने लगे। तब सेठ धर्मचंद ने उसे समझाया कि वो जीतू के साथ मिलकर फूलों और फलों की खेती करना चाहते हैं। सेठ जी ने उसे अपने साथ व्यापार करने का न्योता दिया। उस अनाथ जीतू को मानो किसी पिता समान व्यक्ति ने ऐसा कहा तो वो तुरंत ही तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद जीतू अपने बाग बगीचे बेचकर सेठ धर्मचंद के पास पहुंचा। उसे देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। सेठ जी ने इन खेतों को बागीचा बनाने के लिए कहा तो जीतू की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जीतू का कौशल रंग लाने लगा। वो खेत जो बंजर से पड़े हुए थे, फूलों और फलों की महक से दूर दूर तक महकने लगे। उसके फूलों की खुशबू मीलों तक जाती थी। दूर दूर से लोग उसके फल और फूल लेने के लिए उसके पास आने लगे। कुछ बड़े नगरों के व्यापारी भी वहीं से खरीदारी करने लगे। जीतू बस अपना पूरा ध्यान खेतों पर ही लगाता था, जबकि बेचने और खरीदने का काम सेठ धर्मचंद करते थे। दोनों ही अपने अपने काम के माहिर खिलाड़ी जो थे। जीतू ने अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी ना आने दी और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। सेठ धर्मचंद जीतू को उसकी मेहनत के बदले में अच्छी तनख्वाह देते थे। एक बार जीतू के मन में ख्याल आया कि खेतों पर पूरा पसीना वो अकेला बहाता है और फल और फूलों की खेती उसी की वजह से चल रही है। सेठ जी तो बिना किसी मेहनत के ही मुनाफा कमा रहे हैं। वो खेतों के मालिक हैं तो क्या हुआ, मेरी मेहनत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भी व्यापार में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ये सिर्फ तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं चल सकता। ये बात जीतू ने सेठ धर्मचंद को भी बता दी। सेठ धर्मचंद को जीतू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जीतू से कहा कि ये सच है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, पर व्यापार की शर्तें तो हमने पहले से ही तय कर ली थी और उसमें तुम्हें मुनाफे का हिस्सा देना तय नहीं था। सेठ जी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। जीतू ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है, इस महीने के आखिर में आप मेरा पूरा हिसाब कर दो, मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा। घर जाकर सेठ जी ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। जीतू मुनाफे में हिस्सा मांग रहा है। ये सुनकर उनकी पत्नी को भी बहुत ही हैरानी हुई। तब सेठ जी की पत्नी ने कहा, देखो जी, ये बात तो सही है कि जब से जीतू हमारे साथ जुड़ा है, हमारा व्यापार दुगना नहीं बल्कि चौगुना हो गया है
और ये सब उसकी मेहनत और लगन से ही संभव हुआ है। अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे पास एक योजना है जिसमें हम सब का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने लग जाएंगे। सेठ जी ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो, जल्दी बताओ तुम्हारी योजना। पत्नी ने कहा, जीतू एक मेहनती लड़का है और ईमानदार भी है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी जीतू से करवा दें। वो हमारा दामाद बन जाएगा तो व्यापार में हमारा हिस्सेदार अपने आप ही बन जाएगा और फिर कभी हमको छोड़ के जाने की बात भी नहीं करेगा और इस तरह से हमारी बेटी का घर भी बस जाएगा और हम सब की समस्याओं का हल भी हो जाएगा। सेठ को पत्नी की बात जच गई। अगली सुबह सेठ ने जीतू के सामने अपनी बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जीतू ने सेठ जी की बेटी को पहले से ही देख रखा था। वो सुंदर भी थी और समझदार भी। वो झट से इस विवाह प्रस्ताव के लिए मान गया। आखिरकार उसे भी तो एक अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ने में बहुत ही खुशी जो महसूस हो रही थी। फिर सेठ जी ने एक अच्छे मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा दी और फिर सब मिलकर एक ही परिवार की तरह रहने लगे। इस तरह से सेठ की पत्नी ने एक ही तीर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 निशाने साध दिए। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।